नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है? लाइफ बिटवीन लाइफ्स, ये क्या होता है? इस टॉपिक पे आज हम रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि हमारी जो पिछले जन्म की लाइफ्स है उसको हम कैसे जान सकते हैं, और जानने के बाद हमारे जो इस जन्म में हमें तकलीफें हो रही हैं, अगर वो पिछले जन्म से रिलेटेड है तो उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग। आइए मिलते हैं मिस्टर महेंद्र से। मिस्टर महेंद्र जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज करवाते हैं। प्रोफेशन से तो आईटी इंजीनियर हैं और आईटी प्रोफेशन में काम करते हैं, बट पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने पिछले 20 सालों में बहुत तजुर्बा हासिल किया है और आज की डेट में बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी द्वारा अपने पिछले जन्म की बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर महेंद्र से और बात करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये क्या है, लाइफ बिटवीन लाइफ्स ये क्या है। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के कि पास्ट लाइफ के बारे में भी हम कुछ जान सकते हैं। एंड इट्स रियली, मुझे लगता है हर एक इंसान जानना चाहता है अपने पास्ट लाइफ के बारे में, और ये जानना चाहता है कि हमारे साथ जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है ना कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है हमारे साथ सब कुछ। तो सर, पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और ये लाइफ एंड बिटवीन लाइफ्स ये क्या चीज होती है? करेक्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया और अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, और आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पास्ट लाइफ से रिलेट हम बहुत तरीके से करते हैं। एंड जैसे कुछ बच्चों को हम देखते हैं, बचपन से ही उनके अंदर कुछ ना कुछ एक कला होती है। तो मैं यदि कुछ सीखने के लिए शुरुआत करूँ आज नया चीज, जैसे मुझे तबला बजाने को नहीं आता है, लेकिन मुझे यदि मैं शुरुआत करूँ तो कम से कम 5-10 साल तो लग जाएंगे मुझे थोड़ा बहुत ढंग से बजाने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चे जो है आते हैं दूसरे तीसरे उम्र से ही, उनको बहुत ही अच्छे से कुछ कुछ चीजें करने को आ जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये कहाँ से आया? सो ये जो यहाँ से काफी लोगों ने उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था कि क्या होता है पास्ट लाइफ, क्या सचमुच में होता है भी है कि नहीं होता है। तो हमारे टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिससे ये साबित होता है कि पास्ट लाइफ होता है। जैसे पितामह भीष्म का केस था, बहुत ही क्रुशल केस था। तो जब भी वाणों की शैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके उनके मेमोरीज में पीछे पीछे चले गए। इसी को कहते हैं रिग्रेशन बेसिकली। जब मैं मेरे मेमोरीज में पीछे पीछे जाता हूँ तो उसको कहते हैं रिग्रेस करना, यानी टू गो टुवर्ड्स बैक इन द मेमोरी एंड सी व्हाट वाज देयर। सो पितामह भीष्म ने क्या किया, बिकॉज ही वाज अ ग्रेट योगी, तो उन्होंने पीछे पीछे जाके देखना शुरू किया। तो ये देखना चाह रहे थे कि कौन सा ऐसा पाप किया मैंने जिसकी वजह से आज मैं ये वाणों की शैया पे लेटा हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पीछे पीछे जाने के लिए शुरुआत किया। तो ये जन्म में देखा तो कुछ नहीं मिला, तो पिछले जन्म में जाके देखा, ऐसे करते करते 99 जन्म वो पीछे चले गए, और तभी भी उनको ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं मिला जिसकी वजह से वो वाणों की शैया पे लेटे थे। तो उतने में क्या हुआ, कृष्ण वहां से गुजर रहे थे, वो आके कृष्ण से इनके साथ बात करना शुरू किए। तो पितामह भीष्म ने उनको पूछा कि भाई मैं तो पीछे जाके देखा लेकिन मुझे कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं मिला जिसकी वजह से ये पाप मुझे इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। तो कृष्ण ने उनको पूछा कितने जन्म आप पीछे गए? पितामह भीष्म ने बोला मैं 99 जन्म पीछे गया। तो कृष्ण ने बोला कि और एक जन्म पीछे जाइए। तो उस वक्त वो फिर से वही प्रोसेस को फॉलो करते करते पीछे चले गए, और उन्होंने देखा कि वो एक राजकुमार थे उस जन्म में।
और वो अपना रथ चला रहे थे। और रथ चलाते चलाते अचानक से उनके रथ के सामने कुछ एक सांप आया या कुछ तो आया ऐसा। तो उनको उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में जो चाबुक था उससे उनको जोर से मारा ताकि वो रथ के नीचे ना आ जाए, उनका जान बच जाए। ये इंटेंशन से उन्होंने उसको हटाने की कोशिश किया। उतने में ये सांप जो था वो चाबुक का वार लगने के बाद एक कहीं पे जाके गिरा, तो वो कांटों की इस पे जाके जोर से गिर गया और उसी अवस्था में कई दिनों तक पड़ा रहा। और फाइनली उसका मौत हो गया वहीं पे, बिकॉज वहां से उसको किसी ने निकाला ही नहीं। और देखा जाए तो अनजाने में हुआ ये कर्म था, लेकिन फिर भी उसका जो फल था पितामह भीष्म को 100 जन्म के बाद आया। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा 100 जन्म तक क्यों मुझे रुकना पड़ा, वो तो इमीडिएटली आ जाना चाहिए था। तो कृष्ण ने उनको कहा कि आपके पुण्य कर्म इतने अच्छे थे कि आपको वो इफेक्ट आने के लिए रेडी ही नहीं था, और तभी भी आपने जानबूझ के उनका जान बचाने के लिए वो किया था। हालांकि उसमें आपने कोई बुरा काम नहीं किया था, लेकिन बेचारे का जान चला गया उसमें, और वो आखिरी मोमेंट में सिर्फ आपको श्राप देता रहा। और इसी वजह से आज आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, 100 जन्म तक ही हैड टू वेट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे टेक्स्ट में लिखे गए हैं। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज उसको मान्यता नहीं देता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। डॉक्टर माइकल न्यूटन करके एक साइकोलॉजिस्ट होके गए, और ये साइकोलॉजिस्ट ने बेसिकली क्या करते थे, ही यूज्ड टू डू hypnotherapy on people, but he was not so much interested into past life regression. उनके पास एक एक व्यक्ति आए थे, वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि मेरे पीठ में एक जगह पे बहुत दुखता है, और उसका कहीं पे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। उन्होंने सारे टेस्ट कर दिए, उन्होंने सब कुछ जो सोनोग्राफी, एक्सरे, सब कुछ जो मेडिकल साइंस बोलता था वो सब कुछ कर लिया, and still he was not able to find out what could be the reason of the pain. So ऐसा करने के समय पे साइकोलॉजिस्ट से आके मिले, उनको लगा कि शायद उनका सोल्यूशन वहां पे मिल जाए। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन ने उनके ऊपर हिप्नोथेरेपी यूज किया और मेमोरीज में पीछे जाके देखने के लिए ट्राई किया। जैसे जैसे पीछे पीछे जाते गए, ये जन्म का उनको कुछ लिंक नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि ट्राई टू गो टू द रूट ऑफ दैट प्रॉब्लम। जब ऐसा पूछा उन्होंने, तो ये ये बोलने लग गए अचानक कि मैं देख रहा हूँ अपने आप को एक क्या बोलते हैं, वॉर का सिचुएशन में, एंड ये वर्ल्ड वॉर 2 चालू है, और मुझे किसी ने आके जोर से, वो जो बंदूक के आगे का वो एक नुकीला भाग होता है, वो आके मेरे पीठ में घुसा दिया है, ऐसा वो बोला। और उसी अवस्था में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चालू है, कोई बचाने के लिए आएगा तो भी मर जाएगा, तो कोई बचाने ही नहीं आया, तो ही डाइड इन दैट सिचुएशन। एंड वो जो पेन था वो उनके सोल के साथ कैरी होता गया। जैसे पितामह भीष्म के केस में वो हुआ था, उनका पेन इनको महसूस करना पड़ा, वैसे ही ये आदमी खुद का ही पेन कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन ने उनको बोला कि आप उसको रिलीज कर दीजिए वो पेन को, वो तो पास्ट होके गया, आप क्यों कैरी कर रहे हैं उसको, तो आप वहीं पे उसको छोड़ दीजिए। और वो होने के बाद जब वो सेशन से बाहर निकले, उसके बाद उनको आज तक कभी भी पेन नहीं हुआ। आफ्टर दैट 20 साल हो गए, ही नेवर हैड दैट पेन। सो दैट इज सो इंटरेस्टिंग एंड रियली सो सरप्राइजिंग। क्या ये सब चीजें आज भी होती हैं? यस यस, 100% होती है। अभी मैं कुछ एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मेरे बहुत ही करीबी का है। मैं पहले नहीं बताऊंगा कि किसका है, बाद में बताऊंगा। ओके। तो अ, ये जो लेडी है, इनके कान में दर्द होता था, और बचपन से ही वो पेन है।
और इनको पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है। इन्होंने भी सारे टेस्ट कर लिए और फाइनली एक कहीं पे तो ऐसा एक सेशन हो रहा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, तो उन्होंने वो अटेंड किया और अटेंड करने के बाद उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में शी वाज अ लैंडलॉर्ड, एंड सिंस शी वाज अ लैंडलॉर्ड, वो एकदम इगोइस्टिक होते हैं, नो, पावरफुल होते हैं, पैसे का एकदम घमंड होता है, वैसे टाइप का उनके पास भी था। और इन्होंने किसी को कर्जा दिया था पैसा, वो कर्जा चुका नहीं पाता करके इनको गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने उनको जोर से मार दिया। जैसे हमारे इसमें कहते हैं ना, कान के पीछे लगा देते हैं, वैसे उन्होंने लगा दिया। अब क्या हुआ, ये आदमी का कान में से खून निकलना चालू हुआ और उस घटना को की वजह से उसका कुछ दिन के बाद देहांत हो गया। एंड वो पेन जो था, ये इस जन्म में वो कैरी करके आई। पिछले जन्म में तो मतलब एक मिनट सर, एक मिनट, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई। वो इन्होंने, लेडी ने उस आदमी को मारा, वो आदमी को पेन करेक्ट, हुआ, वो आदमी को खून निकला और वो उसमें मर गया, और वो पेन जब ये लेडी हाँ, ने नेक्स्ट जन्म लिया तो इसको इसको महसूस हो रहा था। दैट इज करेक्ट, सो करेक्ट, स्ट्रेंज। यस। इसका कारण है, मैं बताऊंगा जब भी मैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स के बीच में आऊंगा, तभी आई विल लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। तो ये जब पेन उन्होंने देखा, ये चीज को देखा, एक्सपीरियंस किया और रिलीज किया, तब से लेकर आज तक उनके कान में कोई दर्द नहीं है। और ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल सकता हूँ, बिकॉज ये एक्सपीरियंस और किसी का नहीं, मेरे वाइफ का है। ओके। इसी वजह से मुझे ये पता है। अभी मैंने मैंने भी मेरे कई सारे पास्ट लाइफ देखे, अप्रोक्सीमेटली 11-12 पास्ट लाइफ देखे हैं। अभी उसमें एक एक जन्म में क्या हुआ था, वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। वो जो पेन वो सोल्जर को होता था, वैसे ही टाइप का पेन मुझे भी होता था। और जब भी मैं मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया, मेडिटेशन करने के लिए बैठता था, तो मुझे इतना दर्द होता था मेरे बैक में, जहाँ पे अपना एक एक हड्डी होता है, नो, साइड्स में होता है, कंधे के बिल्कुल ये साइड पे ऐसा होता है, तो वहां पे मुझे बहुत दर्द होता था। जब भी मेडिटेशन में बैठता था तो वही पेन। तो इसका कारण मैं ढूंढने के लिए मैं खुद अपने आप के ऊपर वो करके लिया, क्योंकि मुझे वो प्रोसेस मालूम था। तो मैं वहां तक गया तो देखा कि एक जन्म में मैं महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा था, और किसी ने मुझे, और मैं एक्चुअली था पांडवास के साइड से। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो क्या होता है कि स्पेकुलेशन ज्यादा बढ़ जाता है, इट ओके। बिकम्स अ कंट्रोवर्सी। तो वो नाम वाम के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसका मेन सारांश हमको लेने की जरूरत है, चाहे महाभारत हो या कोई भी युद्ध हो। तो जब वो पेन मैं महसूस करता था, तभी उस समय पे मुझे वो दिखाई दिया, किसी ने मुझे बाण मारा था वहां पे, और वो बाण की वजह से वो पेन जो था वो वही वही पे सोल के साथ कैरी कर रहा था। उसके बाद और 3-4-5 पास्ट लाइफ्स होके गए, क्योंकि महाभारत को होके भी 5,000 साल हो गए, महाभारत के युद्ध को होके भी और न जाने कितने साल हो गए, वी डोंट नो। तो जैसे जैसे जन्म लेता गया, वो पेन जो था वो कैरी होता गया हर एक जन्म में। बट क्योंकि उस उन जन्मों में मेरे पास उतना इंटेलिजेंस नहीं था, उतना बुद्धि नहीं था कि मैं उसको एनालाइज कर पाऊँ। आज जब भी मुझे मौका मिला, वो मैंने देखा कि किसने मुझे मारा, क्या किया, वो व्यक्ति आज मेरे साथ है कि नहीं है, वो सब चीजें मैंने फाइंड आउट की, और वो वहीं पे मैंने आके रिलीज कर दिया। आज मैं घंटों घंटों तक बैठ जाता हूँ, तब भी कोई पेन नहीं होता है। सर कभी एक 10 चीज मिनट मेरे दिमाग बैठता। में आ रही है, आपने ये बोला तो ऐसा हम सुनते हैं, ऐसा हमें बताया जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सोल जो होती है उसका हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हमने जाना है अभी तक। तो फिर जो आप ये बात कह रहे हैं,
ये इसके साथ कैसे मैच होगी? मतलब क्योंकि सोल हम कहते हैं शरीर से अलग है, जब हमारे शरीर के सारे कष्ट है, सोल में कोई कष्ट नहीं है, इट इज पीसफुल। तो ये हम्म। चीज कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रही है? ओके, मैं बताता हूँ अभी। हम एज अ सोल, एक्चुअली हम सोल ही है। ये जो शरीर है ये इसका परछाई है। माइंड जो है इसके थ्रू ये परछाई को कंट्रोल किया जाता है। माइंड एक जरिया है। माइंड इंडिविजुअली काम करता है लेकिन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंटेलेक्ट जो होता है वो आपके सोल के साथ हमेशा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन कुछ है एक साथ। यानी मैं शरीर भी हूँ, मैं मन भी हूँ, मैं बुद्धि भी हूँ, और मैं आत्मा भी हूँ, और एक हद तक मैं सर्वात्मा का भाग भी हूँ। मैं सर्वात्मा भी हूँ। सो ये जो कॉन्सेप्ट था, मेरे गुरुजी ने जब भी मुझे बताया, तभी मैं समझना शुरू किया कि भाई ये शरीर जो मैं धारण करता हूँ और बाद में छोड़ के निकल जाता हूँ। जैसे अभी आज गणेश चतुर्थी होके गई, अभी गणेश का विसर्जन आने वाला है। तो गणेश का विसर्जन हम एक इंडिकेटिव है। अब देखिए गणेश को विसर्जन क्यों कर रहे हैं, कि भाई उसी प्रकार हमको भी जाना है इसको विसर्जन करके, फिर नया धारण करने के लिए अगले साल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है। हमारा जो रिलीजन है हिंदुइज्म, इसमें कूट कूट के साइंस भरा है बेसिकली। तो ये साइंस को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे, गुरुजन थे, कुछ ना कुछ एक बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आते थे। और उसमें से ये 5 फिंगर कॉन्सेप्ट मेरे गुरुजी ने मुझे बताया, तभी मेरे को बात समझ में आई। तभी तक मैं भी यही सोचता था कि सोल जो है वो अलग है और मैं एज अ शरीर हूँ, यही मैं सोचता था। आज जब ये समझ में आया तो ये शरीर जो है ये उसी का छाया है, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर शरीर 10% है तो सोल 90% है। अभी ये सोल, सोल में क्या है, 3 भाग है बेसिकली, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। ये तीनों एक साथ एक जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि तीनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, खाली ये यही चीज दिख रही है, शरीर ही दिखता है। और इसी वजह से हम तीनों को एक ही मान सकते हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, तीनों को एक ही मानेंगे हम फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन शरीर जो है ये तीन, शरीर को कंट्रोल करने के लिए ये तीन है। अभी जैसे पंच तत्वास है, तो पंच तत्वास को एक साथ लेके आने का काम जो है वो सोल करता है, उसके पास वो ताकत है। अभी मेरे अनजाने में मेरी बॉडी की बहुत सारी क्रियाएं चलती है, जैसे सांस का लेना, हृदय का चलना, आंखों से देख पाना या सुन पाना, स्मेल सेंसेशंस आना या स्किन के ऊपर सेंसेशंस आना, ये सब अपने आप चल रहा है। ब्रेन का फंक्शनिंग अपने आप चल रहा है। तो कौन करवा रहा है इसको? तो ये इसको करवाने का काम होता है सोल का। उसको हमारे इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, माइंड उसको कर नहीं सकता है। ये सोल का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को चलाता है। हम सोचते हैं कि परमात्मा चलाता है, ऑफ कोर्स आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और इसीलिए अ, आत्मा जो है ये बॉडी तक सीमित है फॉर द टाइम बीइंग, बट सर्वात्मा जो है वो ये बॉडी तक सीमित नहीं है। इतना ही फर्क है खाली। सर ये लाइफ बिटवीन लाइफ्स क्या है? लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम अभी समझो मैं ये जन्म में मर गया, तो मर जाने के बाद मैं कहाँ पे जाता हूँ? तो बेसिकली ये सोल और ये दुनिया को छोड़ के मैं मेरे एक्चुअल रियल घर में जाता हूँ। कहाँ पे घर ये? तो हमारे ही कहीं तारामंडल के आसपास कहीं पे तो होता है। ज्यादातर यहाँ के जो सोल्स है इनका घर आसपास में ही होता है, यानी मेरे सोलर सिस्टम के आसपास कहीं पे तो होता है। अभी यहाँ पे करोड़ों करोड़ों सोल्स आते जाते हैं। कैसे आते जाते हैं? अलग अलग
उनके लेवल्स के हिसाब से आते जाते हैं। जैसे नया नया मैं जन्म लेना शुरुआत किया यहाँ पे, तो मैं एज अ डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं जन्म लेता हूँ। तो शुरुआत शुरुआत में मैं एज अ पत्थर बन के आता हूँ। तो इसको बोलते हैं मिनरल किंगडम। वहां पे मैं जन्म लेता हूँ पहले। तो कई हजारों साल तक वहीं पे जन्म ले रहा हूँ एज अ पत्थर। अलग अलग किस्म के पत्थर, मिट्टी, ऐसा बन के उधर ही पड़ा रहता हूँ, ताकि यहाँ का एटमोसफियर को मैं यूज टू हो जाऊँ। सो सोल एवोल्यूशन में ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं। देयर आर 7 टोटल स्टेजेस। 7 नहीं, सॉरी, 5 टोटल स्टेजेस है। तो पहले मिनरल किंगडम हुआ, फिर प्लांट किंगडम हुआ, फिर एनिमल किंगडम हुआ, वाटर किंगडम हुआ, एंड देन फाइनल स्टेज में हम आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन किंगडम। तो जो हम बोलते हैं हिंदुइज्म में 84 लाख योनीज में से हम गुजरते गुजरते आते हैं, वो एक्चुअल में फैक्ट है। अभी रिकॉर्डेड कोई कोई जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके रिकॉर्डेड कुछ कुछ जो जन्म देखे हैं उन्होंने, एट द मैक्स अभी तक सिर्फ बुद्धा ने ही उनके पास्ट लाइफ देखे हैं। बुद्धत्व आने तक he had taken birth for 657 times, और उन्होंने अपने सारे पास्ट लाइफ देख लिए। लेकिन क्योंकि ह्यूमन किंगडम में आने से पहले मैं वाटर किंगडम में था, उसकी मेमोरीज मेरा सोल कैरी नहीं करता है, क्योंकि हमारा एवोल्यूशन हो चुका है। वो जन्म मुझे वापस नहीं आना है, इसी वजह से मैं आगे निकल जा चुका हूँ करके वो मेमोरीज मुझे वापस नहीं आती है। वहां से मैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का था, जो नॉलेज करने का था, वो ले लिया है, और इसी वजह से मैं वहां पे नहीं जाता हूँ। तो हर जन्म होने के बाद मैं मेरे घर में जाता हूँ वापस, यानी मेरे सोल की दुनिया में चले जाता हूँ। तो ये घर में जाने के बाद क्या होता है, मेरे कुछ कुछ गाइड्स होते हैं, मेरे सोल के फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके साथ मेरा कुछ इंटरेक्शन होता है, मेरे लाइफ का रिव्यू होता है वहां पे। मेरे गाइड्स बैठ के मुझे समझाते हैं कि भाई ये तूने ये करने के लिए गया था, ये करके आया। ऐसा सब कुछ वहां पे इंटरेक्शन होता है बेसिकली। और उस समय को कहा जाता है लाइफ बिटवीन लाइफ्स। तो कभी कभी ये जो समय होता है, कोई कोई इंडिविजुअल्स में बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है। कुछ लोग क्या होता है, यहाँ से जन्म लेते हैं, यहाँ से मर गए समझो, इमीडिएटली कहीं और जन्म ले लेते हैं। कुछ जो इवॉल्व सोल्स होते हैं, धीरे धीरे करके उनके एवोल्यूशन के भाग में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो फाइनली क्या होता है, दे दे डू लॉट ऑफ प्लानिंग व्हाइल कमिंग। समटाइम्स दे प्लान फॉर 50 years, क्योंकि उनको एकदम छोटी से छोटी चीज प्लान करनी होती है उनके लाइफ के लिए, और उसके लिए उतना समय लग जाता है उनको। कुछ जो यंग सोल्स होते हैं, कुछ बेबी सोल्स होते हैं, वो यहाँ से निकले कि इमीडिएटली दूसरा जगह जन्म ले लेते हैं। दे डोंट रिक्वायर प्लानिंग बिकॉज देयर लाइफ इज बीन गाइडेड ऑलवेज। कोई ना कोई उनको गाइड करने के लिए आ जाता है। लेकिन एज अ मैच्योर सोल, एज एन ओल्ड सोल, मुझे बहुत सारा प्लानिंग करके जन्म लेना पड़ता है। जब जब मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, मेरे सोल गाइड्स पूछते हैं, ये तो तू करके नहीं आया अभी तक, वापस जाओ, वो सीख के आओ। तो इस प्रकार से एवोल्यूशन चालू रहता है। और इस प्लानिंग के दौरान समझो मैंने पास्ट लाइफ में किसी का खून कर दिया, या मैंने खुद आत्महत्या कर ली है, तब मुझे मेरे हिसाब से जन्म नहीं मिलता है। यानी मेरे हिसाब से मतलब क्या, मुझे बनना है डॉक्टर, तो मुझे वो बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मौका का मैं अधिकारी नहीं हूँ। उसको करने के लिए जैसे मैंने जो प्लान किया है, समझो मैंने 10 चीज करने के लिए प्लान किया है मेरा जन्म, उसमें से मैं समझो 8 चीजें कर लिया, 2 चीज नहीं कर पाया, देन मैं उसका हकदार हो जाता हूँ। 50% तो मैंने अचीव कर लिया ना मेरा टारगेट, तो मैं हकदार बन जाता हूँ कि मुझे जैसा जिंदगी चाहिए वैसा मैं उसको प्लान कर सकता हूँ। नहीं तो मेरे गाइड्स बोलते हैं, अभी हम बोलेंगे वैसा तुझे जाके करना पड़ेगा। हम बोलेंगे तुझे लंगड़ा लूला बन के पैदा होना है,
so then he will have to listen. क्योंकि यानी सर उसमें भी लर्निंग होता है. ओके, यानी सर आप बोलना चाहते हैं, मतलब आपकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे हमने कोई खराब कर्म किए हैं, पाप किए, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपने जैसे कर्म किए होंगे आपको वैसा फल मिलेगा। तो यानी अगर हमने कोई खराब कर्म किए हैं तो अगले जन्म में जब हम जन्म लेते हैं तो हमको वैसी लाइफ नहीं मिलती है जैसी हमको मिलनी चाहिए या जैसी हम चाहते हैं। हमको वैसी लाइफ मिलेगी Absolutely. जैसे हमारे गाइड्स चाहेंगे, Absolutely. राइट। और और उसमें अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमको हाँ. जैसी लाइफ चाहिए हमको वैसी लाइफ मिलेगी अगले जन्म में भी। Yes, yes. ओके, इसीलिए कहते हैं Absolutely. अच्छे कर्म करो। Exactly. हमारे यहाँ पे बॉम्बे में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो क्या करते हैं, मैंने एक बहुत अच्छा उनका प्रैक्टिस देखा है. यदि आप वैष्णो देवी जाते हैं या बड़े बड़े रिलीजियस जगह है हमारे पास, पिलग्रिमेज कि वो जो बड़े बड़े स्थान है वहां पे ये लोग क्या करते हैं, बड़ा अन्नदान करते हैं. जैसे अभी वैष्णो देवी यात्रा चालू हो गई तो जगह जगह पे कोई पानी दे रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है. तो ये क्यों कर रहे हैं अन्नदान इतने पैमाने पे? समझो 1 महीने तक यात्रा चलती रही तो 1 महीने तक वो वहां पे अन्नदान करते रहेंगे. यहाँ पे करोड़ों रुपए है उनके पास, लेकिन 1 महीना निकाल कर वहां पे जाके वो कर्म करने का ये एक ही उद्देश्य है, क्योंकि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे नेक्स्ट लाइफ भी उसी प्रकार से मिलता है, मेरे हिसाब से मिलता है. राइट, थैंक यू सो मच महेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और लाइफ बिटवीन लाइफ्स क्या होती है। हम आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं और हम आपसे फिर से मिलेंगे और बात करेंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना क्यों जरूरी है तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।